शेरों को कहने वाले इमरान प्रतापगढ़ी जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम मुरादाबाद में हैं। मुरादाबाद जो है वो जिगर मुरादाबादी के शहर के तौर पे जाना जाता रहा है पिछले न जाने कितने सालों से, और अब यहाँ पर जो सियासी जंग है वो भी किसी शायराना जंग की तरह लग रही है। इमरान प्रतापगढ़ी चूँकि इस पूरी जंग में शामिल हो गए हैं, बहुत ही यंग नेता हैं, 30-31 साल के, और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। शायरी को उन्होंने एक्टिविज़म का ज़रिया बनाया। ये भी शायद 21वीं सदी की राजनीति में देखा गया कि किस तरह से सोशल और पॉलिटिकल, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दों को उठाते हुए इस यंग शायर ने जो है शायरी करनी शुरू की, और हज़ारों लाखों की भीड़ जो है वो जुटती चली गई। कांग्रेस पार्टी को शायद इस भीड़ का फ़ायदा उठाना था, और इस पूरे इलाके में जो इनकी लोकप्रियता है उसको देखते हुए इनको टिकट दिया गया है इस वक्त। हालांकि 3 कोड़िया मुकाबला अभी भी नज़र आ रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस पार्टी के टिकट के अलावा गठबंधन से अलग कैंडिडेट हैं, वो भी मुस्लिम कैंडिडेट हैं, और जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बीजेपी के, वो भी मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं। इमरान, बहुत बहुत स्वागत है आपका द वायर में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि शायरी करते करते आप समाज सेवा करने लगे, या शायरी के ज़रिए समाज सेवा करने लगे, पॉलिटिकल एक्टिविज़म करने लगे, सोशल एक्टिविज़म करते करते, और अब चुनाव ही लड़ने लगे आप? क्या ये शेर ये काम आ गया, राहुल जीत ना जाएं बस इस डर से, साहिब की राहुल गांधी ने पढ़ लिया ये शेर, लगता है? नहीं, एक्चुअली मैं मुशायरे के प्लेटफॉर्म से जब मैंने बातें उठानी शुरू करी, सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाने शुरू किए, तो एक ऐसी भीड़ थी, जब मुशायरों की भीड़ तो थी ही, लेकिन उसमें एक बेचैनी भी थी, वो जुड़ती चली गई मुझसे। मैंने कोशिश करी कि मैं जुल्फ़ आंचल लबो रुखसार से इतर एक शायरी करूं, तो मैंने देश में कहीं कुछ घट रहा था उसे शायरी बनाई, उस पर नज़्म कही, और उसकी लोकप्रियता ने वो लोगों की ज़बान पे चढ़ गई। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ अच्छा काम हो रहा है। फिर राहुल जी से मुलाकातें हुई। राहुल जी ने सलाह दी कि जो काम आप मुशायरे के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं उसे ज़मीन पे उतर के करिए, उसे लेकर के सियासत तक आइए। तो फिर चुनाव आया, और मुरादाबाद से चुनाव लड़ने की बात आई, तो मैं तैयार हो गया। मैंने कहा लड़ता हूँ, देखा जाएगा। लेकिन ये बताइए कि शायरी जो है और पोइट्री, साहित्य, ये सब दिल की सेहत का तो ख्याल रखते हैं, लेकिन आप तो सोच रहे हैं कि देश की सेहत का ख्याल रखेंगे। आप यहाँ पर आर्थिक सेहत, राजनीतिक सेहत का भी ख्याल रखेंगे। कैसे माना जाए कि एक शायर जो है वो ये सब कर पाएगा? अगर आपको ये लगता है कि मुल्क की सेहत, आपकी सेहत या दिल की सेहत पे कोई असर नहीं डाल रही, तो आप फिर आंखें चुरा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। मुल्क में जो कुछ घट रहा है, जो चीखें हैं, जो आहें हैं, अगर उनका आप पर असर नहीं हो रहा है, तो फिर मैं नहीं मानता कि आप सच्चे शायर हैं। शायर का तो मतलब ही है, कलमकार का तो मतलब ही है कि जो कुछ घट रहा है समाज में उसे आईना बन के दिखाए। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। मैं इसको मानने वाला आदमी हूँ। तो अब ऐसे में मुल्क की सेहत भी बहुत ज़रूरी है। मुल्क पर अगर इस सोच के लोग काबिज़ हैं जो कलम का सर कलम करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप घरों में बैठकर तमाशा तो नहीं देख सकते। मैं नहीं कलम का सर कलम, हाँ जी, वाह। ये लफ्ज़ों की जो जादूगरी है और लफ्ज़ों की बाजीगरी जो है, लगता है कि शायर बनते बनते नेता बन ही गए आप। नहीं नहीं, ये एक शायराना मिजाज के इंसान की बात है। नेता ऐसा कहाँ बोलते हैं। तो मुझे ये बताइए कि जो लोग, मुझे पता चला है कि हज़ारों लाखों की तादाद में ज़ाहिर है लोग आते हैं आपकी महफ़िलों में, ये तो सबको मालूम है, लेकिन अभी लोग बता रहे हैं कि भाई आप जिन पॉलिटिकल महफ़िलों में जा रहे हैं, लोग हज़ारों की तादाद में सेल्फ़ी खींचते हैं। क्या ये सेल्फ़ियाँ जो हैं ये वोट भी बन पाती हैं? हमने ये पिछली बार देखा था, अज़हरुद्दीन साहब जब इसी इलाके से सांसद बन के गए थे, उसके बाद पता चला है कि ये जो रुआब है और ये जो शोहरत है, ये फिर उनके बाद अब आपको मिल रही है। नहीं, मेरी खुशनसीबी है कि ये मुझे मुशायरों में भी हासिल है, और जब मैं चुनाव लड़ने आया हूँ तो बिल्कुल वैसा ही माहौल मुझे यहाँ भी दिख रहा है, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि ये जो मोहब्बतें हैं वो वोट में तब्दील हो सकें, और तब्दील होंगी, क्योंकि मुझसे ऐसे ऐसे लोग मिलने आ रहे हैं जिनकी राजनीतिक पार्टियाँ दूसरी हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिनकी विचारधाराएँ दूसरी हैं, लेकिन वो यहाँ आकर मुझसे कह रहे हैं कि ये चुनाव राजनीति और पार्टी से ऊपर उठ के है, हम एक आवाज़ को पार्लियामेंट पहुँचाना चाहते हैं। बाकी दलों ने कैंडिडेट दिए हैं, कांग्रेस ने एक आवाज़ को कैंडिडेट बनाया है। तो मुझे लगता है कि ये बात उन्हें अपील कर रही है, और लोग दायरे तोड़कर मुझसे जुड़ रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ मोजिज़ा ज़रूर होगा। तो ये दायरे जो हैं वो मजहबी दायरे भी टूट रहे हैं क्या? बिल्कुल, बड़ी तादाद में। एक तो पहली बात, यहाँ जो मौजूदा सांसद हैं वो पिछले 5 साल गुमशुदा थे, उनकी गुमशुदगी के पोस्टर तक लगे, तो उनसे एक बड़ा तबका है जो नाराज़ है, क्योंकि काम कुछ किया नहीं उन्होंने, काम करना उनकी फितरत में भी नहीं है। तो जो नाराज़ हैं वो देख रहे हैं कि ऐसे में एक यंग लड़का है 30-31 साल का, उसकी बातों में सच्चाई सी लगती है, तो वो जुड़ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ख़ुद से आ रहे हैं, और कोशिश करके मैं भी उन तक जा रहा हूँ। मैं उन्हें यकीन दिलाने में कामयाब हो रहा हूँ कि मैं एक नया विज़न लेके आया हूँ, मुझे मुरादाबाद के लिए कुछ करना है, और अज़हरुद्दीन साहब जीत के गए थे, मैं जीत के जाऊँगा नहीं, मैं यहीं रहूँगा।
जीत के बसेंगे आप, हाँ? बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि शायरी के ज़रिए या लिखने के ज़रिए, एक्टिविज़म के ज़रिए ये आसान है कि आप कम्युनलिज़म का मुकाबला करें कलम के ज़रिए, लेकिन यहाँ पर आप ग्रास रूट्स लेवल पर, मतलब आपको ये भी शायद अंदाज़ा होगा कि आप किन लोगों से मुकाबला करने की बात कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में उनका सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो हैं वो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स नहीं बल्कि मेंबर्स हैं, और जिस तरह से वो हिंदुस्तान की जड़ों में खाद डाल रहे हैं, कम्युनलिज़म की जड़ें बना रहे हैं। क्या आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर या शायरी के ज़रिए जो कर रहे थे, सियासत में उसका मुकाबला आप कैसे करेंगे इस तरह की सांप्रदायिकता से? नहीं, एक नो डाउट बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उनका, और उनका काम जो है, नफ़रत ज़ाहिर सी बात है बहुत तेज़ी से फैलती है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, छोटी सी अच्छाई के सामने उसे हमेशा हारना होता है। इतिहास गवाह है। आप चाहे कौरवों का उदाहरण लीजिए पांडवों के सामने, या फिर आप रावण का उदाहरण लीजिए श्री राम जी के सामने, तो तादाद तो दोनों तरफ बहुत अलग अलग थी ना, लेकिन हारी तो आखिर में बुराई ही। तो मुझे लगता है कि मैं मुशायरे के प्लेटफॉर्म से उन नफ़रत वाली ताकतों के ख़िलाफ़ लड़ता रहा, और बड़ी मजबूती से लड़ता रहा, बिना डरे, बिना कोई परवाह किए। तब मेरे पास कोई सपोर्ट भी नहीं था, मैं तनहा था। आज तो एक कांग्रेस परिवार मेरे साथ खड़ा है, एक पार्टी मेरे साथ खड़ी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं पार्लियामेंट पहुंच जाऊंगा। तो वहां मजबूती से जब आवाज़ रखूंगा तो उसे पूरी दुनिया और बेहतर तरीके से सुनेगी। तो मुझे लगता है कि मैं सही ट्रैक पर हूं और मैं सही काम कर रहा हूं, और नफ़रत वाली ताकतों का ऐसे ही मुकाबला किया जा सकता है, बिना राजनीतिक हुए। आप सिर्फ खुद की तसल्ली के लिए काम कर सकते हैं। समाज को अगर तसल्ली देना है तो आपको राजनीति से आप अछूते नहीं रह सकते। ये बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल टूल जो है वो अल्टीमेट टूल है किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए, और शायरी या और भी साहित्य के जो दूसरे हथियार हैं वो एक औजार हो सकते हैं। लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी ही क्यों? कांग्रेस पार्टी ने आपको चुना, आपने कांग्रेस पार्टी को चुना, एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ ही माना जा रहा है कि वोट कटुआ पार्टी है, स्पॉइल कर सकती है दूसरी पार्टियों के चांसेस, लेकिन जीतने के चांसेस बहुत कम है। देखिए, दोनों ने एक दूसरे को चुना, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मुझे खुद पे बड़ा भरोसा था। ये सच है कि कांग्रेस से चुनाव लड़ना एक बहुत मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन मुझे राहुल जी से जब मेरी मुलाकातें हुई तो मुझे वो बहुत सच्चे इंसान लगे। एक आरएसएस के ख़िलाफ़, देश की सांप्रदायिक ताकतों के ख़िलाफ़ इस मुल्क में, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बिना सियासी हुए कह रहा हूँ कि राहुल जी से ज़्यादा क्लियर विज़न किसी का नहीं। क्लियर उतना, मतलब ये अलंबरदार हैं, मुसलमानों के ठेकेदार हैं, वो भी इतने क्लियर नहीं है। मैंने कभी अखिलेश जी को आरएसएस के ख़िलाफ़ सीधे हमला बोलते नहीं देखा, लेकिन राहुल सीधे हमला बोलते हैं, जो चीज़ मुझे छूती है। प्लस राहुल पूरे मुल्क को साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। मेरा भी दायरा पूरा देश है, पूरे देश में मेरे प्रशंसक हैं, तो मैं किसी क्षेत्रीय पार्टी का हिस्सा बनता तो बहुत सिमट के रह जाता। कांग्रेस मतलब देश, तो मुझे देश को चुनना था, जाहिर सी बात है। लेकिन बातें तो ये भी हैं, और बल्कि सबूत हैं कि राहुल गांधी भी और उनकी पार्टी भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही थी पिछले कई सालों से। नरेंद्र मोदी की हार्ड हिंदुत्व के बदले मंदिर मंदिर जा रहे थे, अपने को जनेऊधारी ब्राह्मण बता रहे थे। क्या इस तरह से, मतलब आप हार्ड कम्युनलिज्म का मुकाबला सॉफ्ट कम्युनलिज्म से करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहस का मुद्दा नहीं हो सकता। आज शुक्रवार है, मैं नमाज़ पढ़ने जाऊंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सॉफ्ट मुस्लिम वाली इमेज को बढ़ाना चाहता हूँ। आप वहाँ कैमरे लेके जाएंगे, पत्रकारों को बताएंगे? नहीं, अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं तो पत्रकार तो अपने आप आएंगे, कैमरे अपने आप आएंगे। आपकी मजबूरियाँ हैं कि अब आप कैमरे की जद में हैं, तो वो चाहे राहुल जी हो, चाहे इमरान हो, या कोई भी हो, वो सब कैमरे की जद में हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है अगर वो मंदिर जा रहे हैं, उनकी आस्था है, तो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, उनकी आस्था से मुझे कोई शिकायत नहीं। बस ये है कि जब मुल्क के सामाजिक ताने बाने और मजहबी ताने बाने को तोड़ने वाले लोग जब कोशिशें शुरू करें, उस पल आप बहुत मजबूत होकर खड़े रहें। बाकी आप कौन सा मज़हब मानते हैं, किस ईश्वर को मानते हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई शिकायत होनी चाहिए किसी को भी। इमरान साहब, हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं कि हम जिस बारे में बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जो मजहबी पहचान है उसको एक तरह से नरेंद्र मोदी की जो डिविसिव पॉलिटिक्स थी उसके काउंटर के तौर पर दिखाने की कोशिश की। तो क्या ये मान लिया जाए कि फ़िलहाल एक बड़ी बुराई से निपटने के लिए एक छोटी बुराई बर्दाश्त की जा सकती है? नहीं नहीं, ये आप मानने को तो आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अगर राहुल जी किसी क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ मस्जिद भी है, मज़ार भी है और मंदिर भी है, और वहाँ समर्थक ये चाहते हैं कि आप 2 मिनट चले चलें, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शिकायत होती। मुझे भी करना पड़ता है, मैं भी जा रहा हूँ, लोग मुझसे कहते हैं दरगाह पे चले चलिए, सामने गिरजाघर है वहाँ चले चलिए। तो राजनीति में ये तो आपको करना पड़ेगा, समर्थकों की भावनाओं का ख्याल तो करना पड़ेगा, लेकिन दरअसल बुनियादी तौर पर आप क्या हैं मायने ये रखता है, आपकी सोच कितनी क्लियर है मायने वो रखती है। मुझे लगता है राहुल जी इस मामले में क्लियर है, कम से कम नरेंद्र मोदी जी से तो बहुत क्लियर है, उनसे बेहतर है, क्लियर है। बहुत बेहतर। अच्छा, ये बताइए कि
तीन अब अलग अलग कोण हमें नज़र आ रहे हैं। बीजेपी ज़ाहिर है एक कोण है, लेकिन एक तरह से जो टकराव नज़र आ रहा है वो समाजवादी पार्टी, बसपा का जो गठबंधन है और कांग्रेस पार्टी के बीच। कांग्रेस पार्टी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं? वो पॉलिटिकली कहाँ खड़ी है कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे 29 साल सत्ता से दूर है यहाँ से, तो जाहिर सी बात है कि संगठन बहुत अपने आप में कमज़ोर रहा है, क्योंकि सत्ता से बाहर होने पर संगठन अपने आप कमज़ोर हो जाता है। लेकिन जब से प्रियंका जी आई हैं, एक नई जान आई है कांग्रेस में, हम जैसे युवा कांग्रेस से जुड़ रहे हैं एक बड़ी तादाद में। ख़ास तौर से अगर मैं मुरादाबाद का जिक्र करूं तो संगठन कमज़ोर था, नो डाउट। पिछली बार यहाँ से बेगम नूर बानो को बहुत थोड़े से वोट मिले थे, लेकिन मैंने उस सीट पर भी लड़ने का हौसला किया। और आज मैं ये कह रहा हूँ, आप क्षेत्र देखें, लोगों तक जाएं, मेरी सभाओं में उमड़ती हुई भीड़ देखें, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि अगर मैं चुनाव जीत जाता हूं तो वो एक नई शुरुआत होगी मुरादाबाद के लिए। यहाँ संगठन भी खड़ा होगा और फिर 2022 का जो चुनाव आने जा रहा है उसमें कांग्रेस प्रदेश में चमत्कार करेगी, ये आप पक्का मान लें, ये मेरा यकीन है। लेकिन क्या जो सेक्युलर वोट है क्या उसको कमज़ोर नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने? एक तरह से चांसेस स्पॉइल, कम से कम 12 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जिस पे कांग्रेस पार्टी की सिर्फ मौजूदगी की वजह से जो गठबंधन है उसके कैंडिडेट हार सकते हैं। यानी कि मतलब जीतेगी नहीं कांग्रेस पार्टी, लेकिन हरा सकती है। इस पूरे प्रकरण में मैं बहुत अहम बातें इसलिए कर सकता हूं कि मैंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने से पहले, टिकट लेने से पहले बहुत कोशिश करी कि दोनों के बीच में, गठबंधन और कांग्रेस के बीच में एकजुटता बन सके। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि एकजुटता नहीं हो सकी। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार गठबंधन के लोग हैं, मायावती जी हैं और अखिलेश जी हैं। मैं गवाह रहा हूं, मेरी अखिलेश जी से भी इस संदर्भ में बात हुई है, मेरी समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं से मेरी बातचीत हुई, मेरी प्रियंका जी से बात हुई, सिंधिया जी से बात हुई। हम यही कोशिश कर रहे थे कि सेकुलर वोट बंटे ना। लेकिन आप कांग्रेस पार्टी को ये कहते हैं कि हमने 2 सीट तो दे दी है। एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके साथ आप ऐसा, कांग्रेस आपके लिए 7 सीटें छोड़ रही है, आप 2 कदम चल रहे हैं, कांग्रेस 7 कदम चल रही है। तो ऐसे में ये ठीकरा कांग्रेस के सर क्यों फोड़ा जा रहा है? कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी को चुनाव न लेकिन एक सोच ये भी है जो दिल्ली के सर्कल्स में सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि 2019 तो चलिए जैसे गुजर रहा है गुजर जाए, 2024 में लड़ेंगे ठीक से। नहीं, हम 2019 भी बेहतर लड़ रहे हैं और हम 2022 बहुत बेहतर लड़ेंगे। सबसे अहम बात यह है कि हम 2022, जो लोग ये सोच रहे थे कि कांग्रेस के साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे, कांग्रेस खत्म हो जाएगी, उन्हें पछतावा होगा 2022 में। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। तो यानी कि अभी कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने को बना रही है, फिर बाद में देश बनाएगी? नहीं, देश बनाने में कांग्रेस ने 7 सीटें छोड़ी गठबंधन के लिए। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिस पे आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने वोट बांटने के लिए कैंडिडेट दिए। लेकिन कुछ सीटें जो कांग्रेस की परंपरागत सीटें रही हैं, जहां से कांग्रेस ने बेहतर किया है हमेशा, वहां अगर उसने मजबूत कैंडिडेट उतारे और इस पर भी शिकायत है, तो मुझे लगता है ये तो एक तरफा शिकायत है। शिकायत गठबंधन से भी तो होनी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल मुरादाबाद का हम जिक्र करें, कम से कम आधी आबादी जो है वो मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों की है और त्रिकोणीय मुकाबला ज़रूर है। ऐसे में हमने देखा ऐतिहासिक रूप से बीजेपी को अक्सर फ़ायदा होता रहा है जहाँ जहाँ ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन होती है, क्योंकि धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण भी आसान होता है। इमरान प्रतापगढ़ी का ही एक शेर है, गोबर को कोहिनूर बताने में रह गए, गोबर को कोहिनूर बताने में रह गए, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाने में रह गए, बच्चे तमाम मरते रहे अस्पताल में, वो मदरसों की जाँच कराने में रह गए। क्या समस्याएं हैं यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की? वाकई चूँकि बड़ी बड़ी इस्लामिक सेमिनरीज़ भी हैं आसपास, इसके अलावा हम देख रहे हैं रिलीजियस ग्रुप्स भी हैं, थोड़ा धार्मिक मुसलमान भी इस इलाके में ज़्यादा रहते हैं। तो आपको लगता है कि धर्म से जुड़ी हुई समस्याएं ज़्यादा हैं मुसलमानों की या सामाजिक आर्थिक समस्याएं? नहीं, यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो आर्थिक है, और उसमें हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है। मोदी जी ने पहले तो नोटबंदी से यहाँ के पीतल उद्योग की कमर तोड़ी, और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी उसे जीएसटी से तोड़ के पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया। जिस पीतल उद्योग के ज़रिए यहाँ के लोगों के घर पलते थे, आज छोटे छोटे काश्तकार मतलब रो रहे हैं। स्थितियाँ ये हैं। ऐसे में एक समस्या ये बहुत बड़ी है, लेकिन मुरादाबाद दिल्ली के करीब है, तो उस पर दिल्ली के मुद्दे भी बहुत हावी हैं, आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लोकल मुद्दे तो हैं ही, लेकिन वो ये महसूस कर रहा है कि दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली की सरकार कैसे बदलेगी। राष्ट्रवाद का इम्तिहान हो रहा है। हाँ, राष्ट्रवाद ही समझ सकते हैं आप उसे। तो वो बड़ा सजग होके फैसला लेने की कोशिश कर रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इस बार बंटवारा होगा। वो कांग्रेस के साथ जा रहा है। आपकी पसंद की कोई गज़लें, कोई मौजूदा हालात पे आप कुछ कहना चाहें? खुद को सच्चाई का ठेकेदार लिखने लग गए, बौखलाहट में सरे बाजार लिखने लग गए, एक नारे से हुकूमत इस कदर घबरा गई, चोर सारे खुद को चौकीदार लिखने लग गए।
लेकिन जो पुराने शायर हैं इस दौर के, जिगर मुरादाबादी को जो पसंद करते हैं या उसके बाद में भी ये पूरी शायरों की जो है वो बस्ती कही जाती है, वो कहते हैं कि भाई जो इमरान प्रतापगढ़ी साहब हैं ना तो इनको उर्दू आती है ना इनको शायरी आती है। कैसे आप पॉपुलर हो गए बिना उर्दू जाने में, उर्दू की शायरी करते हैं आप? हो सकता है मुझे उर्दू ना आती हो, हिंदी ना आती हो, मुझे हिंदुस्तानी आती है, जो आम ज़बान है वो आती है। मैं हिंदी साहित्य का पढ़ा लिखा हूँ, हिंदी साहित्य से मैंने एमए किया है और उर्दू मेरे खून में है। तो मैं तो दोनों भाषाओं के बीच में पुल बनाने का काम कर रहा हूँ। कुछ बड़े बुजुर्ग हैं जिन्हें लगता है कि नहीं वो ट्रेडिशनल शायरी होनी चाहिए। दौर बदल रहा है, टेस्ट मैच होते थे 5 दिन के, फिर वनडे हुआ, अब 2020 का ज़माना है। तो मुझे लगता है कि उन्हें शिकायतें नहीं होनी चाहिए, उन्हें तो खुशी होनी चाहिए कि उनके कुनबे का एक शायर छोटा सा वो उनकी इज्जत बढ़ा रहा है। पहली बार कोई सांसद लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, कोई शायर लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। और मुझे लगता है इस शहर के जितने बड़े बुजुर्ग शायर हैं जिनका नाम है पूरी दुनिया में, मंसूर उस्मानी साहब हों या और दीगर लोग हों, वो सब मेरे साथ मजबूती से खड़े हैं। जो कभी किसी राजनीतिक कार्यालय पे नहीं गए वो मेरे कार्यालय पे आके बैठते हैं, मुझे दुआएं देते हैं, मुझे सीने से लगा के कहते हैं कि हम हर दिन चमत्कार होते हुए देख रहे हैं। तो मैं मुतमईन हूँ। तो इसीलिए ये चुनाव भी शायराना हो गया है। अगर इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो हैं वो जीत गए और वाकई संसद में पहुंच गए तो पिछले 5 साल में हमने बड़ी नफरत देखी है, बड़ा बंटवारा देखा है, ड्रामा देखा है। हो सकता है इस बार कुछ